हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेन एंड फो का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड पॉइजनिंग, कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं और कौन कौन से तरीका है। फूड स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो दीज आर द 4 कंटेंट्स विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। सो स्टार्ट करते हैं फूड प्रिजर्वेशन से। Microorganisms spoil our food if it is kept open for a long time and not consumed even after a long time। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो फूड पॉइजनिंग होता है वो कब क्यों होता है, क्योंकि अगर हमने कोई फूड को क्या कर दिया है ज़्यादा देर तक के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए मैंने छोड़ दिया है ओपन में, और या तो हम उसे सही समय पे कंज्यूम नहीं किए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा और वो उसे कन्वर्ट कर, मतलब उस पर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देता है, जिसके कारण वो मतलब फूड जो है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पॉइल फूड है वो क्या क्या इमिट करता है। सबसे पहला तो बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा उसका टेस्ट जो है वो बेकार हो जाता है, मतलब बैड टेस्ट हो जाता है। कलर में भी चेंजिंग हो सकता है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ मतलब डिनोशन ऑफ स्पॉयल फूड, जिससे आपको पता चल पाएगा कि फूड जो है आपका स्पॉयल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है। तो जी हाँ, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। पहले तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन जहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड में क्या हुआ, बैड टेस्ट होना, चेंज कलर का होना, उसके बाद बैड स्मेल आना, वहाँ पे हमारा ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। तो कह सकते हैं कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन अ रॉ मैंगो स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे उसे हम ज़्यादा दिनों के लिए रख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग आगे के मतलब वीडियोस को जब हम आगे आप कंटिन्यू रखोगे, आप वीडियो को पूरा देखना, उसमें मैं आपको मतलब इसका जवाब बताऊंगा। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम लोग घर में उसको फॉलो करते हैं फूड को सेव करने के लिए या फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सो पहला हमारा है केमिकल मेथड। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन केमिकल मेथड, देखते हैं। तो व्हाट वी डू इन केमिकल मेथड में हम लोग सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स मिलाते हैं पहले तो। जैसे एग्जांपल पिकल्स देख लीजिए, जो अचार हम लोग डालते हैं, मतलब आम का या किसी चीज़ का भी हम लगाते हैं, तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते हैं और एडिबल ऑयल्स मिलाते हैं, जिससे कि अचार 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो चल सके, यानी प्रिजर्व रह सके। उसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जिसका यूज करते हैं एज ए केमिकल, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रिजर्वेटिव। सो दीज आर द सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है जैम और स्क्वैशेस में, जो कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है, जिससे हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, एक एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश बाय कवरिंग देम विथ ड्राई सॉल्ट। अगर आप मीट या फिश में ड्राई सॉल्ट लगा देते हो तो आपका जो है ना वो मीट थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व रहता है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिन ईटीसी। मतलब इन सभी चीज़ों में भी आप सॉल्ट डाल सकते हो, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है, इसीलिए एज ए केमिकल कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है शुगर। जैम, जेली और स्क्वैशेस जो हैं वो प्रिजर्व होता है बाय एडिंग शुगर, क्योंकि शुगर जो है वो रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को फूड में से, और ये उस तरह से मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकता है ना, ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं होने देता है। तो इसीलिए जैम और जेलीज में शुगर को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑयल एंड विनेगर। पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, ये सारे के सारे जो हैं प्रिजर्व जो होता है वो ऑयल और विनेगर से हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के फूड आइटम में सर्वाइव नहीं होता है जिसमें हम लोग ऑयल और विनेगर ऐड करके रखते हैं। सो बैक्टीरिया नेवर टेक या डेवलप, और कह सकते हैं दे डू नॉट ग्रो इन द फूड आइटम विच कंटेन्स ऑयल एंड विनेगर। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे बॉयलिंग जो है
इससे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं। लो टेम्परेचर से भी क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स जो है थोड़ी देर के लिए मतलब रुक जाता है। सो क्वेश्चन आता है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉयल। जो हमारे पास मिल्क आता है, वो घर में हम जो पैकेट वाले दूध लेके आते हैं, वो क्यों स्पॉयल नहीं होता जल्द, क्योंकि दुकान में भी 1 से 2 दिन रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस मिल्क को हीट करके रोक रखते हैं। मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। फिर उसे मतलब पैकेट में उससे स्टोर कर दिया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोका जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ये लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसे हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। बट वी कॉल इट पैस्चराइजेशन बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। what we do, we have to heat the milk at 70 degree celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly we have to chill it, मतलब we have to cool it एंड देन हमें तुरंत उसे क्या करना है, स्टोर कर देना है। तो ऐसा करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। तो पास्चराइज मिल्क जो होता है वो विदाउट बॉयलिंग भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है, ऑलरेडी माइक्रोब्स वहाँ पे मार दिया गया है, मतलब उसे किल कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोरेज एंड पैकिंग, कि कैसे हम पैकिंग करके या कैसे हम स्टोर करके किसी फूड आइटम को प्रिवेंट कर सकते हैं स्पॉयल होने से। नाउअडेज ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट दियर स्पॉयलेज। स्पॉयलेज से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में फूड आइटम को स्टोर किया जाता है, जिससे कि उसमें मॉइस्चर वगैरह एंटर ना करे। टेक एन एग्जाम्पल, चिप्स है। चिप्स क्या होता है, उसे हम उसमें क्या होता है, एयर टाइट पैकेट में सील किया जाता है और साथ में उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाला जाता है, फिल किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे क्या होगा, फूड जो है वो रिएक्शन ना करे एटमॉस्फेयर से। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कोई भी गैसेस जो प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन ना करे और फूड हमारा जो है वो स्पॉयल ना हो। तो इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसे एयर टाइट कंटेनर में हमें क्या करना चाहिए, पैक करना चाहिए, जिससे कि वो प्रिवेंट हो स्पॉयलेज से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। Rhizobium bacteria lives in symbiotic relationship with the roots nodals of leguminous plants such as beans and peas. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में मतलब रहता है लेगुमिनस प्लांट, क्योंकि वो एक दूसरे से शेल्टर मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यानी दोनों से मतलब बेनिफिट है, यानी राइजोबियम को भी प्लांट से बेनिफिट मिल रहा है और प्लांट को राइजोबियम से बेनिफिट मिल रहा है। तो एक दूसरे का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशन होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो राइजोबियम जो है वो रूट नूडल्स में पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट्स के, यानी जो फली वाले पौधे होते हैं उसके, जैसे बीन्स और पीज के रूट में पाया जाता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ किया जाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स टू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और कभी कभी लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जो प्लांट हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या होता है, पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया और बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तभी वो एक मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हैं। फिक्स नाइट्रोजन जो है वो एज ए फर्टिलाइजर वर्क करता है, क्योंकि वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नाउ वी विल लर्न हाउ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट बाय नाइट्रोजन साइकिल। कैसे 78% जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% रह जाता है। सो वी विल डिस्कस इन नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन के फॉर्म में पाया जाता है। सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, क्योंकि वो प्रोटीन के फॉर्म में ले सकते हैं, है ना। और ये जो है एनिमल नाइट्रोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन और प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। सो स्टेप बात करते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन साइकिल से कैसे ये कंट्रोल होता है, कैसे ये एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। तो कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर करके उसे कन्वर्ट, फिक्स करना मतलब दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, है ना। फिक्स मतलब ऐसे थोड़ी, फिक्स का मतलब कुछ और हो गया।
उसको डिपॉजिट थोड़ी करना है और फिक्स थोड़ी करना है। दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो प्लांट्स यूटिलाइज दिस कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिससे प्लांट क्या करते हैं, वो इनटेक कर लेते हैं रूट के थ्रू, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वहाँ पे, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वहाँ पे। वो रूट, छोटे छोटे जो प्लांट के रूट हेयर है ना, वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन नाइट्रोजन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो प्लांट में प्रोटीन और कुछ और भी कंपाउंड्स जो हैं, वो अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वहाँ से वो यूज करते हैं उस नाइट्रोजन को। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रो, जैसे मान लो दलहन के पौधे हैं, मतलब दाल वाले पौधे हैं, तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जो प्लांट है दाल का, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके कंपाउंड में, मतलब उसे प्रोटीन में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए हम जब दाल खाएंगे तो जो एनिमल दाल खाएगा उसे वहाँ से वो प्रोटीन यानी मिल जाएगा, और कुछ भी और जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, विटामिन वगैरह, वो उसे मिलेगा। सो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब हम मान लो सपोज मैंने दाल खा लिया, जब हम मर जाएंगे, है ना, कोई एनिमल जो वो नाइट्रोजन कंपाउंड को खाते हैं और वो डाई कर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी उसमें जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो उसे नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कह सकते हैं मतलब वो नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसे वो प्लांट फिर से एक बार यूज़ करता है। तो इस तरीके से वो सॉइल में फिर से गया। सो सॉइल में जाने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको उस कंपाउंड को सॉइल में तो भेजता ही भेजता है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देता है, और वो नाइट्रोजन गैस फिर से कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का, वो एटमॉस्फेयर में यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, बाय द टू प्रोसेस हो सकता है। एक तो सॉरी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्स होता है, देख इट कैन बी डन बाय टू मेथड। एक तो लाइटनिंग के द्वारा होता है, और जो नेचुरल है। दूसरा जो है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। दे क्या करते हैं, कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। देन वो क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक प्रोटीन और विटामिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब वो एनिमल्स खाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर जाएगा, और वो जब एनिमल्स डाई करेंगे, मतलब एज जब उनका हो जाएगा, टाइम पीरियड, और वो जब डाई करेंगे तो वो सॉइल में ही जाना है सबको। तो बैक्टीरिया और फंगस, मतलब जो फंगी हैं, उसके एक्शन के द्वारा उसे नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी जो नाइट्रोजन प्लांट से हम लोगों ने लिया था, वो वापस सॉइल में आ गया। अब वो सॉइल से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरीके से जहाँ से नाइट्रोजन आया था वहीं वापस चला गया, और फिर वो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। तो इसीलिए हमारा जो है 78% एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।